चलो सो एवरीबडी गुड आफ्टरनून गाइस, और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आरओई का एक लास्ट सेशन छोटा सा, जिसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चंस और आपके जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज और आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था स्टेज नंबर 3 में हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। जो स्टेज नंबर 3 कौन सी थी? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब पिछले साल की गलतियों को हम करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो किस टाइप से रेक्टिफिकेशन होता था? तो सर इसमें दो इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमको अकाउंट का। एक तो आएगा यहाँ पे नया अकाउंट, कौन सा? कमॉन, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बताना पी एंड एल एडजस्टमेंट कब यूज करते हैं? कमॉन, जब हम लास्ट ईयर की गलतियों को रेक्टिफाई करते टाइम, करंट ईयर में एंट्री पास करते टाइम एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट एंट्री में यूज हो रहा है, तो उसकी जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपेंस अगर करंट ईयर के एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा तो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये करंट ईयर का है या लास्ट ईयर का। तो करंट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी जानने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंस को एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं। इसका नाम क्या होता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ईयर एंड पे सारी गलतियों को रेक्टिफाई करने के बाद पी एंड एल एडजस्टमेंट के अकाउंट का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, सस्पेंस का यूज कहां करोगे? सर पिछले साल की गलतियों को रेक्टिफाई करते टाइम अगर डेबिट में लिखने के लिए कुछ है पर क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस। और क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ है बट डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? सस्पेंस। मतलब वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आज भी किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सस्पेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो बात बहुत ज्यादा काम की थी वो ये थी कि पिछले साल अगर ट्रायल बैलेंस बनाया था और वो मैच नहीं हुआ था तो क्या आया होगा? सस्पेंस आया होगा। अगर आपने उसको सस्पेंस में ही रहने दिया डिफरेंस को, मतलब लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आया था वो आपने कहां पे डेबिट या क्रेडिट कर दिया है? सस्पेंस अकाउंट में। और वो कहां दिख रहा था? बैलेंस शीट में दिख रहा था पिछले साल की। तो इस केस में आप मुझे बताओ क्या होने वाला था? तो सारी गलतियां रेक्टिफाई करने के बाद आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अब बचना नहीं चाहिए था। सस्पेंस का बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए था, जैसा कि कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ था? सस्पेंस का बैलेंस तो था पर लास्ट में बैलेंस बच रहा था। इसका मतलब हमने कंक्लूजन निकाला था कि अभी तक सारी गलती रेक्टिफाई नहीं हुई। इसका फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इस कैटेगरी का, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ी देर बाद में आपकी क्वेरी ले लेंगे। ठीक है, फिर एक केस भी था कि लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था बट हमने वो डिफरेंस सस्पेंस की बजाय कहां पे ट्रांसफर कर दिया था? लास्ट ईयर के पीएनएल में या लास्ट ईयर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, बट इस टाइम जब वापस से उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, वन साइड एरर को रेक्टिफाई किया, तब किसका यूज किया? सस्पेंस का यूज किया। जबकि सस्पेंस का अपने पास बैलेंस तो था ही नहीं, पर सस्पेंस का यूज कर लिया। इसका मतलब सस्पेंस का बैलेंस बचेगा और अब उस बैलेंस को ईयर एंड पे आफ्टर रेक्टिफाइंग ऑल द एरर्स कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो किस क्वेश्चन में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, जो आईसीए का इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 हमारी बुक में डाल रखा है। तो ये भी हमने कर लिया था। बोलो क्लियर है? फिर इस जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। और केस 1 टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आपसे क्वेरी लूंगा क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 17 में से आपको किस में डाउट है? आराम से स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ये सबसे पहले मैं आ गया हूं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आ चुका हूं और आप सब कह रहे हैं कि सर ये लास्ट पार्ट में हमें डाउट है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूं इसको मैं आपके साथ में पूरा डिस्कस कर लूं। 2 मिनट लगेगी। ठीक है, क्या हुआ था देख लो। एक मर्चेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया था। कब बनाया था? 30 जून 2022 को बनाया था। वो एग्री नहीं हुआ था। डिफरेंस कहां पे डाल दिया था? सस्पेंस अकाउंट। केस 1 या केस बी? केस 2। केस 1, केस 2? केस 1, डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस केस में लास्ट में क्या होना चाहिए? सारी गलतियां रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस में बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते। अच्छा, कितना डिफरेंस आया हमको नहीं बोला।
कितना डिफरेंस आया हमको नहीं बोला, बस ये बोला डिफरेंस आया था, कहाँ डाल दिया, सस्पेंस में। ठीक है भाई, कितना आया था नहीं बोला, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। टोटल ऑफ परचेज बुक, अच्छा लास्ट से गलतियों में करंट में पता लगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड करंट में पता लगा, तो ये स्टेज नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, परचेज बुक की टोटल एक पेज पे कितनी थी, 4539, उसको अगले पेज पे किस तरीके से लिख दिया, 4593, ज्यादा लिख दिया। अगर परचेज बुक का टोटल ज्यादा लिख दिया तो परचेज अकाउंट को डेबिट भी ज्यादा कर दिया, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सस्पेंस। एंट्री क्या होनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, बट परचेज नहीं आएगा, क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अ सेल, एक सेल थी 573 की, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कैसे कर दिया, 753। रिकॉर्डिंग में ही गलती है तो डेबिट में भी गलती है तो क्रेडिट में भी गलती है। अगर रिकॉर्ड ही गलत कर दिया तो कस्टमर में भी गलत पोस्ट किया और टोटल में भी गलत आया तो सेल्स अकाउंट भी गलत क्रेडिट हो गया। मतलब कस्टमर में भी गलती है और सेल्स अकाउंट में भी गलती है, कस्टमर भी ज्यादा डेबिट हुआ और सेल्स भी ज्यादा क्रेडिट हुई। समझ में आ रहा है, पक्की बात, श्योर, क्लियर। कितना ज्यादा डेबिट हुआ कस्टमर, कितनी ज्यादा क्रेडिट हुई सेल्स, बोलो कितना ज्यादा, 180, तो 180 कस्टमर ज्यादा डेबिट हुआ, 180 सेल्स भी ज्यादा क्रेडिट हुई। क्या कर देंगे, सेल्स को आप डेबिट कर देंगे, कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, आप सबने किया है ना, बताओ ना फिर। पर सर जो गलती आप बता रहे हो ना वो सही गलती है, पर इन्होंने गलती भी सही नहीं करी। इन्होंने गलती में भी क्या कर दी, गलती। कस्टमर को डेबिट करने के बजाय भाई साहब क्या कर दिया इन्होंने, क्रेडिट। समझ रहे हो, कस्टमर को इन्होंने क्या कर दिया, कम ऑन, क्रेडिट। होना क्या चाहिए था, डेबिट, वो भी कितना, 573। देखना सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। किस किस को ये आ गया है सर, सबको ये आ गया, डाउट है सर। चलो, तो वर्थ डिस्कशन हो गया ना सर, ये क्वेश्चन अच्छा रहा। तो ये कस्टमर भाई साहब का अकाउंट बनाता हूं मैं, ये प्लस ये माइनस, नंबर लाइन है ना, प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। आपने कस्टमर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितना, 753 कस्टमर क्रेडिट में खड़ा है। जाना कहाँ है आपको, प्लस 573 में जाना है। ठीक है, आप खड़े हो -753 में, जाना है प्लस 573 में। तो माइनस से कितना प्लस करूं, इस माइनस में कितना प्लस करूं कि यहां प्लस 573 पहुंच जाऊं। तो सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूं, नहीं आए तो पहले क्या करो, पहले जीरो पर नहीं ट्राई करो। -753 में प्लस 753 करूंगा तो कहां जाऊंगा, जीरो पे। फिर जीरो से और प्लस 573 कर दूंगा तो कहां जाऊंगा, प्लस 573 पे। तो ओवरऑल मुझे बताओ कितना प्लस करना पड़ा, 1326 कस्टमर को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स को मुझे क्रेडिट कितना करना चाहिए था, 573। कितना क्रेडिट कर दिया, 753। तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितना डेबिट। तो देखो कस्टमर को तो डेबिट करना पड़ा सर 1326, सेल्स को भी डेबिट करना पड़ेगा, अभी कुछ बोलना मत, 180। और क्रेडिट में क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, सस्पेंस आएगा। कितना, 1506। ओके, सेट है। अब बताओ इस एंट्री में किसकी जगह रिप्लेसमेंट करनी है, कस्टमर की जगह कस्टमर आएगा, सस्पेंस सस्पेंस आएगा, बस सेल्स की जगह आ जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट। एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180 और टू सस्पेंस 1506। सर समझ में आ गया आपको, ऑनलाइन डाउट क्लियर, चलें आगे। यस सर। नाउ प्लीज चेक थर्ड पॉइंट। एक हमने रिटर्न की थी क्रेडिटर को, मतलब क्या है ये, परचेज रिटर्न है। ये कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, परचेज रिटर्न बुक में। कहाँ रिकॉर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न बुक में हो गया। पर सुनो, गलती में भी गलती। अगर ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और क्रेडिटर का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। गलती क्रेडिट ढंग से कर, पर इन्होंने क्रेडिटर अकाउंट को सही कर दिया। सही कर दिया मतलब क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर दिया इन्होंने, डेबिट कर दिया।
ये समझ में आया? अभी देखो, आप मुझे परचेज रिटर्न की सही एंट्री बताओ। कस्टमर, वाह वाह, वाह वाह, बढ़िया भाई, मजा ही आ गया। चलो परचेज की एंट्री बताओ, क्रेडिट परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। 510, 510 क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था। इन्होंने भाई साहब इस ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स रिटर्न बुक में। टोटल में आ गया, ये टोटल कहां चली गई होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट के कहां जाती है? सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कहां जाती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में जाती है, चली गई डेबिट में। अच्छा, ये इंडिविजुअल अमाउंट कहां जाना चाहिए था? अरे हमें पता है वो तो क्रेडिटर है, पर जब आपने सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया तो इसका मतलब हमारे लिए तो क्या है, ये डेटर है। और सेल्स रिटर्न कर रहा है तो डेटर क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब ये जो बंदा है इसके अकाउंट में कहां जाना चाहिए था? क्रेडिट में जाना चाहिए था, पर कहां चला गया? डेबिट में। कहां चला गया? डेबिट में। कैसे पता? क्वेश्चन में लिखा है कि करेक्टली पोस्ट हो गया क्रेडिटर के अकाउंट में, और करेक्टली क्रेडिटर क्या होना चाहिए था? डेबिट। तो यहां पे भी गलती से क्या हो गया है? डेबिट। मतलब क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, ये ओके है। अब बताओ फालतू में कौन डेबिट खड़ा है? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। ये फालतू में डेबिट में खड़ा है, सेल्स रिटर्न। अच्छा, किसको क्रेडिट करना चाहिए था? अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या आएगा? क्रेडिटर, डेटर, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सस्पेंस। कितना? ठीक है, तो नॉर्मल यही एंट्री होनी चाहिए थी स्टेज 2 में। पर बताओ हम किसकी जगह क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न की जगह भी पी एंड एल एडजस्टमेंट, और परचेज रिटर्न की जगह भी पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो दोनों की जगह कुल मिला कितना एडजस्टमेंट? 1020। एंट्री क्या होनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्लियर? पक्का? श्योर? ये देखो एंट्री प्लीज चेक करो, कोई डाउट नहीं है सर? फोर्थ पॉइंट, अरे सर बहुत इजी है, कैश मिला था सी दास से। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास। सी दास को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। सी दास तो गया बाढ़ में। ऐसे नशे करे इन्होंने कि जी दास के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, वो भी किधर? डेबिट में। तो जी दास को तो फालतू में डेबिट कर दिया, क्या करेंगे? क्रेडिट। सी दास को क्रेडिट करना चाहिए था, अब क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। पी एंड एल एडजस्टमेंट किसकी जगह आएगा? किसी की भी जगह नहीं आएगा, क्योंकि ना तो सी दास नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस इनकम है, ना डी दास एक्सपेंस इनकम है। ठीक है, तो एंट्री का बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास और टू जी दास। चलें आगे, पक्का? श्योर? क्लियर? यस सर, आगे चलते हैं। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स 840 के गुड्स कस्टमर को डिस्पैच तो कर दिए थे, इनवॉइस नहीं बनाया। तो इनवॉइस नहीं बनाया मतलब, इनवॉइस नहीं बनाया मतलब सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैसे होना चाहिए था, पर सेल्स से क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। सिंपल है रे, सेल्स का ट्रांजेक्शन ना भूल गया भाई, इनवॉइस नहीं बनाया, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। ठीक है, अब ये पॉइंट में डाउट है ना आपको? देखते सर, एक्चुअली अभी गलती नहीं है, ये पॉइंट ऐसा है, ये पहले एक चैप्टर आया करता था सीए फाउंडेशन के अंदर, पर 2024 से चैप्टर गायब कर दिया कोर्स में। जब से आपके कोर्स से इंग्लिश गायब हुई है ना, पता है क्या आपको? सीए फाउंडेशन में पहले इंग्लिश भी आती थी, 60 मार्क्स की थी पहले लॉ, 40 की अंग्रेजी थी, इंग्लिश। और बच्चे इंग्लिश के पीछे पास करते थे जो लॉ पढ़ना नहीं चाहते थे, पर आई से ने बोला मजा नहीं आ रहा है, बच्चे पास कैसे हो रहे हैं, तो होगी लॉ कर दी। समझ रहे हो कहानी?
पहले इकोनॉमिक्स भी 60 की थी और 40 की थी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस स्टडीज। बच्चे बिजनेस स्टडीज के चक्कर में आराम से नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले भी पास हो जाते थे। इन्होंने बोला नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, इतने बच्चे कैसे सीए बन रहे हैं। इन्होंने बोला 100 की इकोनॉमिक्स, समझ लो। और अकाउंट्स में भी चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिए और कुछ चैप्टर डाल दिए इंटर से यहाँ पे फाउंडेशन में। पहले जो चैप्टर इंटर में आते थे ना वो फाउंडेशन में डाल दिए, वो मैंने बताया था आपको इंट्रो पार्ट में शायद। तो कुल मिला के एक चैप्टर हुआ करता था पहले सेल्स और रिटर्न बेसिस का, कि जहां पे हमने सेल्स तो कर दी पर कस्टमर के पास में टाइम है कि वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, ऐसे चैप्टर था पहले। तो इस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आप ऑनलाइन गुड्स मंगाते हो? किसने आज तक ऑनलाइन में कोई सामान नहीं मंगाया? अब तो सभी हैं, मतलब सबने मंगाया, ठीक है ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले आपने गौर किया होगा 30 डेज मिलते थे रिटर्न करने के लिए, 30 डेज। गौर किया आपने? लोग बाग है ना क्या करते थे, शर्ट पैंट मंगाते थे, बढ़िया जैकेट मंगाई महंगी 10-15 हज़ार रुपए की, पहनी एक तो शादी में, रिटर्न कर दी। कैसे पता लगा? वो तो सर टैग आता है ना, टैग तो अंदर आता है ना जैकेट में। तो ये क्या धोखाधड़ी पता लगने लग गई ऑनलाइन कंपनीज को कि लोग बाग कपड़े पहन पहन के रिटर्न, पहन पहन के रिटर्न। अब जीन्स है, अब जीन्स में टैग अंदर आता है, अब अंदर सहन कर लो 2 मिनट, टैग को क्या जा रहा है। तो खूब किया लोगों ने दबा के, इसलिए क्या करा उन्होंने पता है, रिटर्न कितना कर दिया, 7 डेज। और कई प्रोडक्ट में रिटर्न रिटर्न बंद, क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट, रिटर्न अवेलेबल नहीं है, रिप्लेसमेंट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो रिटर्न अवेलेबल ही नहीं है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा भाई साहब, रखना पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरूरत है 2 मिनट डिवाइस की, 2 मिनट डिवाइस मंगाया, चलाया, काम खत्म, रिटर्न कर दिया। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा आपसे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिप्लेस होगा, रिटर्न नहीं लेंगे, और कपड़े वपड़े रिटर्न तो लेंगे पर कब तक, 7 दिन में। तो अब प्लानिंग से मंगानी पड़ती है कि अगर आपका 7 दिनों के अंदर अंदर फंक्शन है ना, तब मंगाओ भाई साहब, वरना रिटर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मान लेते हैं सर, मान लेते हैं, मान लेते हैं सर, डेट क्या आज, चलो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, चलो डेट पकड़ लेते हैं, आज 21 अप्रैल है, ओके। 21 अप्रैल को आपने सेल करी 1 लाख रुपीज की। सुनना, वैसे ये कॉन्सेप्ट में इन्वेंट्री चैप्टर में सिखाता हूं, पर ठीक है अभी आ गया तो बताना पड़ेगा। अब आपके कस्टमर के पास 7 दिन का टाइम है, कितना टाइम है, 7 दिन का टाइम है कि वो चाहे तो हाँ करे, चाहे तो ना करे। तो 28 अप्रैल तक वो या तो हाँ कर सकता है या ना कर सकता है, ठीक है, क्लियर। अगर 28 अप्रैल तक हाँ कर दी तो सेल्स है, ना कर दी तो सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है, सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत। पर सुनो, अगर 28 अप्रैल तक ना तो हाँ करी और ना ही ना करी तो क्या मान लेंगे, हाँ है। आपने हंसा, सामने वाले ने भी हंस दिया, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, हाँ हो चुके भाई। मना करना पड़ेगा उसको, अगर उसने मना नहीं किया तो क्या मानोगे आप, हाँ है। अरे समझ रहे हो क्या आप यार, हेलो, क्लियर। आपने स्माइल पास कर दी, सामने वाले ने भी स्माइल पास कर दी, हो गया एग्रीमेंट। ना तो ना किया ना हाँ किया, या तो मना कर दे, बोले क्या यार दांत दिखा रहा है फालतू के, या तो मना कर देवे या फिर हाँ कर देवे, और कुछ भी नहीं करेगी तो क्या है, हाँ है। मतलब इसमें इस कॉन्सेप्ट में भाई मैं नहीं सिखा रहा उल्टे पुल्टे चीज, मैं सिखा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो अगर हाँ कर दिया तो हाँ है, ना कर दिया तो ना है, और हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया तो हाँ ही है। कब हाँ है, जब तक डेट ऑफ अप्रूवल, जब तक पीरियड ऑफ अप्रूवल लैप्स नहीं हो जाता तब तक हाँ नहीं आई ना नहीं आई तो क्या मान लेंगे, हाँ मान लेंगे, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो मान लेते हैं 25 अप्रैल को हाँ आ गई, अप्रूव्ड, कि भैया मेरे को पसंद आ रहा आपका सामान, मैं रख रहा हूं। अब मुझे ये जवाब दो, सेल्स की एंट्री कब रिकॉर्ड करोगे, 21 तारीख को जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया, या जिस दिन हाँ ही उस दिन। तो आप सेल्स किस दिन बुक करोगे,
21 को या 25 को, बताओ। अब इसमें दो या अलग अलग 3 अकाउंटिंग के तरीके हैं। कुछ अकाउंटिंग के तरीके बोलते हैं कि जिस दिन हमने डिस्पैच करी उस दिन सेल मान लो, जिस दिन हाँ आ गए उस दिन फिर कुछ भी मत करो, क्योंकि हमने जिस दिन डिस्पैच करा उस दिन ही क्या मान लिया, सेल। जिस दिन हाँ आ गए उस दिन कुछ भी मत करो, बात खत्म, सेट है। एक तरीका कहता है नहीं नहीं नहीं, जिस दिन डिस्पैच करा उस दिन कुछ भी मत मानो, जिस दिन अप्रूवल हो गई उस दिन क्या मान लो, सेल मान लो, और उस दिन एंट्री करो। तो अपन कौन सा फॉलो करते हैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि चैप्टर तो है नहीं अब। तो अपन कौन सा फॉलो करते हैं, जिस दिन आपने गुड्स डिस्पैच कर दिया ना उस दिन ही क्या मान लोगे आप, सेल मान लोगे एक बार तो, और सेल्स की एंट्री पास कर दोगे। तो बताओ आपने 21 तारीख को क्या एंट्री कर दी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। तो फिर अपने वाले पैटर्न में 25 तारीख को अप्रूवल आया तो क्या एंट्री करोगे, अब कोई भी एंट्री मत करना, क्योंकि आपने पहले ही सेल्स की एंट्री कब कर ली, 21 अप्रैल को। समझ में आ गया, पक्की बात, श्योर, क्लियर। सर मान लो कि 21 तारीख को गुड्स डिस्पैच कर दिया और 25 तारीख को ना आ गया, क्या आ गया ना, कि मुझे तो पसंद नहीं आ रहा भाई साहब गुड्स, रिटर्न करूंगा मैं तो हमने तो उसको सेल्स कब मान लिया था, 21 अप्रैल को सेल्स मान के सेल्स की एंट्री कर दी थी। अब 25 तारीख को अगर रिटर्न आ रहा है, गुड्स ना आ रहा है, तो अब बताओ 25 तारीख को अब क्या एंट्री करनी पड़ेगी, अब बस नॉर्मल से रिटर्न मान लो, सिंपल। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1 लाख 1 लाख, क्लियर, पक्की बात, श्योर, क्लियर। सर 21 अप्रैल को सेल मतलब डिस्पैच कर दिए थे गुड्स, उस दिन हमने सेल मान लिया था, एंट्री कर दी थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। 28 अप्रैल तक कोई अप्रूवल नहीं आया, कोई अप्रूवल नहीं आया, कोई अप्रूवल नहीं आया, कोई भी अप्रूवल नहीं आया, क्या मानोगे। 29 तारीख तक कोई अप्रूवल नहीं आया, क्या मान लोगे, सेल्स। तो बताओ 28 तारीख को क्या एंट्री करोगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस दिन डिस्पैच करा उस दिन ही एंट्री कर दी। आगे समझ में, मस्त एकदम, वेरी गुड। अब चलते हैं सर कॉन्सेप्ट में, जो सिखाना है। तो सर क्या था, ये तो इंट्रोडक्शन था। अच्छा अच्छा, अब देखना सर कहानी, अब अच्छी कहानी है, मजा आएगा आपको। 31 मार्च को क्या होता है, क्या होता है, ईयर एंड। 31 मार्च को दिन होता है, रात को रात होती है, अरे ईयर एंड होता है, क्या होता है कमॉन, ईयर एंड। हमने क्या किया, 28 मार्च को गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, गुड्स बेच दिए किस बेसिस पे, रिटर्न और अप्रूवल। या तो रिटर्न कर देना, यहां बोल देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इसको बोलते रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ओके, सेट है कहानी। बताओ 28 तारीख को क्या एंट्री कर दी होगी, 28 तारीख को क्या एंट्री कर दी होगी यार, अरे बताओ यार। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए के बच्चों, 1 लाख 1 लाख। 7 दिन का टाइम है, बताओ 7 दिन कब लैप्स होंगे, 29 30 31 1 2 3 4 4 अप्रैल तक का कस्टमर के पास में टाइम है, या तो हाँ कर दे या ना कर दे। और हाँ भी नहीं करेगा ना भी नहीं करेगा तो क्या मान लेंगे, हाँ मान लेंगे, जबरदस्ती में हाँ मानेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है कहानी, पक्की बात, श्योर। ये तो मैम ने पढ़ाया होगा ना आपको, पढ़ाया, लॉ में पढ़ोगे ना आप। अरे ऐसा हाँ या ना नहीं, मतलब होता है ना, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाती है, अभी तक वो चीजें नहीं है क्या, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, हेलो, कि इम्प्लाइड है कि भैया अभी कुछ नहीं बोला तो अपने आप मानेंगे भाई। जैसे अब जैसे मान लो कि दुकान पे गए और दुकानदार की बॉस चेयर पे बैठ गए, तो अब कस्टमर कोई दूसरा आया, वो तो आपको ही क्या मान रहा है, बॉस मान रहा है ना भाई, हेलो, यही क्लियर है ना कहानी। तो हम क्या मान लेंगे, 4 तारीख को हाँ नहीं किया ना नहीं किया तो क्या मान लेंगे, हाँ मान लेंगे। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, जो कॉन्सेप्ट है अब है, एकदम ध्यान सुनना, अब है चीज सीखने की। 31 मार्च को उसने ना तो हाँ किया ना किया,
और अभी तक हाँ और ना करने का टाइम उसके पास बचा है। ठीक, 31 मार्च को इतना क्यों जोड़ दे रहे हो? इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि 31 मार्च को क्या हो रहा है मेरा? ईयर एंड। क्या हो रहा है मेरा? ईयर एंड। अब 31 मार्च 2026 के दिन ईयर एंड हो रहा है। उससे पहले हमने 1 लाख का माल बेच के सेल्स की इनकम मानी हुई है, पर अभी तक ना तो अप्रूवल आई ना रिजेक्शन आई, और अप्रूवल और रिजेक्शन आने और ना आने का टाइम भी उसके पास बचा है, टाइम लैप्स नहीं हुआ है। अब आप बताओ मेरे को बात, 31 मार्च 2026 को क्या मुझे इस सेल्स को सेल्स ही रहने देना चाहिए? इस सेल्स को मुझे इनकम मान के पीएनएल में डाल देना चाहिए, या अप्रूवल नहीं आई इस वजह से 31 मार्च को मुझे इसको सेल्स नहीं मानना चाहिए, रिवर्स मारना चाहिए, सेल्स रिटर्न मार देना चाहिए? बताओ, व्हाट डू यू थिंक गाइस? लॉजिक लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ। या आप ये मानोगे कि नहीं अप्रूवल तो आ ही जाएगी तो मैं तो सेल्स मान लेता हूं, या आप ये मान लोगे नहीं नहीं क्या पता अप्रूवल नहीं आई तो इसलिए सेल्स मानना सही नहीं है भाई, रिटर्न मान लो, रिटर्न की एंट्री मार के सेल्स की इनकम कम कर लो। बताओ, व्हाट डू यू थिंक? हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? वापस सुनो, मेरे साथ में मेरे साथ में 31 मार्च के दिन, मैम प्लीज सुनो सुनो, इंटरेस्ट आएगा, सुनो, ट्राई करो, मजा आएगा। 31 मार्च को मेरे सामने डायलेमा है, मैं एथिकल डायलेमा के अंदर फंस गया हूं, ऐसी विचित्र स्थिति में हूं कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। 31 मार्च को मैं इस 1 लाख की सेल्स को सेल्स रहने दूं, इनकम रहने दूं और पेंडल में डाल दूं, मतलब ट्रेडिंग पेंडल में डाल दूं, या फिर मैं 31 मार्च को ये मुझे मानना चाहिए कि यार अगर मान लो इसका 4 अप्रैल तक ना आ गया तब तो ये सेल्स नहीं है, और अगर 4 अप्रैल तक ना आ गया और मैंने इसको आज सेल्स मान ली, इसका मतलब मैं तो अपने प्रॉफिट को गलत दिखा रहा हूं, बढ़ा के दिखा रहा हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर मुझे वापस क्या एंट्री पास करनी चाहिए? सेल्स रिटर्न की मुझे एंट्री पास करनी चाहिए, या फिर सेल्स मान लेना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अकाउंटिंग करते टाइम आपने कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ा होगा, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनना, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो हम आज से प्रोविजन बनाएंगे, पर फ्यूचर में होने वाली इनकमों के लिए हम आज खुशी नहीं मनाने वाले। फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की हम आज प्रोविजन बना के रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब वो ये कहता है कि अकाउंटिंग करते टाइम पे हम अच्छी अच्छी चीजें नहीं सोचते, हम अकाउंटिंग करते टाइम पे बुरी चीजों को सोच के व्यवस्था करते हैं आज, कि कल को धंधा नहीं चला तो 6-8 महीने साल भर की सेविंग हमारे पास में होनी चाहिए। कल को धंधा नहीं चला इसलिए डेप्रिसिएशन आज मान के प्रॉफिट को कम कर करके पैसा बचा लो, ताकि जिस दिन असेट खत्म हो जाए उस दिन नया असेट लाने के लिए मेरे पास में पैसा हो। आप एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल में एक्सपेंस है क्या? उसको एक्सपेंस कैसे मानते हैं हम? इसलिए मानते हैं क्योंकि हम प्रूडेंस कौन फॉलो करते हैं। आज डेप्रिसिएशन मानेंगे तो प्रॉफिट को कम करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे तो बांटेंगे कम, पैसा साइड में आता रहेगा, साइड में आता रहेगा, साइड में आता रहेगा, और 10 साल बाद जब असेट खत्म हो जाएगी तब हमारे पास इतना प्रॉफिट साइड में हो चुका होगा कि हम नई असेट को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, वेयर एंड टेयर अकाउंटिंग लॉजिक लगा लेना, वो सिखा दूंगा डेप्रिसिएशन में, बट ये भी एक लॉजिक होता है। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कैश एक्सपेंस है क्या? कैश बाहर जा रहा है क्या? तो पर मैं उसकी वजह से क्या काम करता हूँ, प्रॉफिट कम करके साइड में डालता रहता हूँ, साइड में डालता रहता हूँ, साइड में डालता रहता हूँ, और जिस दिन असेट खत्म होती है उस दिन असेट लाने के मतलब पैसे हो जाते हैं। तो मैं कुल मिला के आपको बता रहा हूँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और मैं कॉन्सेप्ट में वापस आ जाता हूँ वरना अपन बह जाएंगे फालतू में। और मैं कॉन्सेप्ट में ये कह रहा हूँ कि हम फ्यूचर में होने वाली अच्छी चीजों को कभी अज्यूम नहीं करते, हम फ्यूचर में होने वाली बुरी चीजों के लिए आज तैयारी कर लेते हैं। फ्यूचर में मेरा बैड डेट्स होने वाला है इसलिए आज प्रोविजन बना लो, फ्यूचर में मुझे इनकम होने वाली है इसलिए मैं फ्यूचर की इनकम को आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। तो बताओ, इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि फ्यूचर में तो ये हाँ कर ही देगा, या आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ना कर देगा? और अगर आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ना कर देगा तो आपको ये सेल्स माननी चाहिए जो आपने मान रखी है, या सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करके इनकम को कम कर देना चाहिए? समझ में आया? इस एक लाइन के लिए इतना ज्ञान देना जरूरी होता है।
वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आया? तो बताओ मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। सर पर आप तो कह रहे थे हाँ नहीं आए ना नहीं आए तो हाँ मान लेना। अरे भाई मैंने हाँ नहीं आए ना नहीं आए हाँ मान लेना पर ये किस दिन के लिए कहा था? जिस दिन लास्ट डेट हो हाँ या ना करने की। हाँ या ना करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल है, पर इसके बीच में क्या आ गया? ईयर एंड। क्या आ गया? कमॉन, ईयर एंड। तो मैं फंस गया बीच में। अब ईयर एंड पे ना तो हाँ आया ना आया, और ना हाँ और ना करने का टाइम खत्म हुआ। पर मैं तो क्या मान लूंगा कि ये तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? तो इसलिए मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब सुनो 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 भाइयों बहनों, इंपॉर्टेंट बात अब है। अरे यार सर आप क्या मजाक करते हो यार। इंपॉर्टेंट बात अब है, अब है, अब है, अब है, अब। अगर मेरी बेटा ये सेल्स नहीं है, अगर 31 मार्च को मेरी ये सेल्स नहीं है, अगर मेरा ये गुड सोल्ड नहीं हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि ये गुड्स अगर नहीं बिका है तो ये मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर ये गुड्स सेल्स सेल्स में नहीं आया, सोल्ड में नहीं आया, तो ये मेरी इन्वेंट्री में आना चाहिए, स्टॉक में आना चाहिए, ईयर एंड के? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ? माल बिक जाता कोई बात नहीं, मैं इसको स्टॉक में लेता ही नहीं ईयर एंड के। मान लो मेरे पास में इस 1 लाख के अलावा 50 लाख का और गुड्स है ईयर के एंड पे। ठीक है, ये तो मेरे गोडाउन में पड़ा है। कहां पे रखा हुआ है? गोडाउन। 31 मार्च को 50 लाख का माल गोडाउन में पड़ा है। 31 मार्च को ये वाला गुड्स जो मैंने कस्टमर को बेचा था, क्या वो गोडाउन पे पड़ा है या कस्टमर के पास है? पर उसने हाँ कर दी क्या? ना कर दी? हाँ कर दी? ना कर दी? पर मैं तो क्या मान रहा हूं कि वो ना करेगा, इसलिए मैं उसको सेल्स नहीं मान रहा। अब सेल्स नहीं मान रहा तो भाई साहब उस गुड्स को किस में तो ले, इन्वेंट्री में तो ले मेरे भाई। समझ में आया? तो मुझे इस गुड्स को, मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि 31 मार्च 2026 के दिन मेरे पास गोडाउन में तो 50 लाख का माल है, पर कस्टमर के पास कितना है? लाइंग विथ गुड्स, लाइंग विथ गुड्स, लाइंग विथ कस्टमर, इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर। तो मुझे ये भी तो किस में इन्वॉल्व करना चाहिए, ये भी तो मुझे किस में इंक्लूड करना चाहिए? स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए, इन्वेंट्री में इंक्लूड करना चाहिए। अगर ये सेल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्वेंट्री तो है। ठीक है, इन्वेंट्री ऑटोमेटिक सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते ही इन्वेंट्री में आ जाता है, या इन्वेंट्री के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ती है? सिखाया था यार मैंने यार। हम क्या कोई कभी स्टॉक अकाउंट बनाते हैं क्या, जहां से क्लोजिंग बैलेंस अपने आप निकल के स्टॉक अकाउंट निकल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाती है, या क्लोजिंग स्टॉक की सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ती है? सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक की सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ती है। जो बता आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अरे याद करो ना यार, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम पे यहां क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है ना। किस वैल्यू पे आता है? कॉस्ट पे या एनआरवी पे, या विच एवर लोअर पे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आता है। यस और नो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आता है। अरे बोलो यार, पक्का? मैं सर कट रहा था क्या बीच में? ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो सर एक चीज समझ में आ गई कि सर ये सेल्स तो नहीं मान रहा मैं, तो इसको सेल्स नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, इसको फिर इन्वेंट्री में तो मानना चाहिए। तो इसको इन्वेंट्री मानने के लिए एंट्री करनी चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मली क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। यस और नो? पक्का? तो मुझे इसकी भी एंट्री करनी चाहिए। क्या एंट्री करनी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। पर इसको क्लोजिंग स्टॉक ना लिख के पता क्या लिखते हैं? इन्वेंट्री लाइंग विथ
कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ओके, क्लियर, पक्का, श्योर। बताओ क्या किया 31 मार्च को, बताओ क्या किया मैंने 31 मार्च को। सबसे पहले तो जो आपने सेल्स की थी, तो क्या किया आपने, रिवर्स किया, सेल्स रिटर्न मान ली, सेल्स रिटर्न मान ली। और सेल्स अगर ये नहीं है तो इन्वेंट्री में तो आनी चाहिए, तो इन्वेंट्री में इंक्लूड करने के लिए कौन सी एंट्री पास कर दी, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, क्लियर, पक्का। अब सुनो एक बात और, अतिथि जी फोकस करो, आई नो इट्स हार्ड टू फोकस। भयंकर निंदो में फिर आप दें, और ऐसे नहीं हो रही मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट सही है एकदम, फिर पल गए नीचे फिर जाए। हाँ सुन रही हूँ सुन रही हूँ सोनी रही हूँ मैं, सोनी रही हूँ सर। चलो तो सर सुनो, सेल्स किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट पे या सेल वैल्यू पे। यार अरे बोलो यार, ऐसा क्या खा लिया खाने में तुमने यार। सेल्स की एंट्री किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे या सेल वैल्यू पे यार, सेल वैल्यू। वेरी गुड वेरी गुड। तो इन्वेंट्री की एंट्री किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे या सेल वैल्यू पे, कॉस्ट या सेल वैल्यू। अरे कॉस्ट या एनआरबी विच एवर इज लोअर पे। अरे क्या नहीं यही होता है, दादा कहाँ सीख गया, ये बोला नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा। अरे कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे करते हैं। आप एक बार के लिए एनआरबी को मान लो सेल वैल्यू, ठीक है ठीक है, वैसे अलग अलग होता है, मैं सिखाऊंगा आपको इन्वेंट्री। तो 1 लाख रुपए में बिकने वाला माल है, पर क्या इसकी कॉस्ट भी 1 लाख होगी, नहीं। तो सर आप बताओ कॉस्ट कितनी थी, बता रहा हूं सर, आप बहुत छुपाते हो यार हमसे। कॉस्ट थी 75,000। कितनी थी कॉस्ट, तो बताओ इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग वाली एंट्री 1 लाख से होनी चाहिए या 75,000 से। 1 लाख इज एनआरबी, जितने में बिकेगा, एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और फिर 75,000 इज कॉस्ट। 75,000 इज लोअर देन 1 लाख एनआरबी, सो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर। कौन सी लोअर है, कॉस्ट 75,000, तो ये 75,000 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। आया या नहीं आया। तो आपको ये सेल्स वाली एंट्री पास करनी है, ईयर एंड पे सेल्स रिटर्न वाली एंट्री पास करनी है, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री पास करनी है, और साथ में इन्वेंट्री वाली एंट्री पास करनी है। क्लियर, आ गया या नहीं आया, आ गया या नहीं आया, पक्का श्योर। अब आओ आपके क्वेश्चन में। सर इतना समझना पड़ता है क्या, हाँ तो क्या करे। गुड्स वर्थ 1000% ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। अरे वाह, एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने गुड्स भेजे और क्या मान ली, सेल्स मान ली। क्या मान ली, कम ऑन, सेल्स मान ली। एट द क्लोज ऑफ द ईयर, ईयर एंड पे कस्टमर के पास अभी ऑप्शन है कि वो हां भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। तो मैं क्या मानूंगा कि वो ना कर दिया है, ना करेगा, ना करेगा। तो अपन पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न की, और फिर अगली एंट्री कौन सी पास करेंगे, इन्वेंट्री की। तो 2 एंट्री होगी जनाब। पहली एंट्री बताओ, सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये तो होगी सेल वैल्यू से, ठीक है। और अगली एंट्री कौन सी होगी, अगली एंट्री कौन सी होगी, इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। किस वैल्यू से, कॉस्ट वैल्यू से। अब आप मुझे बताओ सर, सेल वैल्यू क्या है और कॉस्ट वैल्यू क्या है। ओके तो सर एंट्री समझ में आ गई सर हमारे को। अभी मैं चेंज करवा दूंगा, चिंता मत करना प्लीज, है ना, जो चेंज होना है वो करवा दूंगा। एंट्री होनी यही चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा था। अब पहले मुझे अमाउंट बताओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1000 वर्थ है क्या, कम ऑन, 1000 वर्थ, गुड्स वर्थ 1000 वर सेंट ऑन अप्रूवल।
ये 1000 सेल वैल्यू है, कॉस्ट है, सेल्स वैल्यू है, कॉस्ट है। ये 1000 क्या है सर, कॉन्सेप्ट समझ लिया सर, एक डाउट आ रहा है सर, ये सेल वैल्यू है या कॉस्ट है सर। अगर ये समझ नहीं आएगा, गया क्वेश्चन खत्म सर। क्या है बताओ, सेल या कॉस्ट? कॉस्ट होनी चाहिए, पर बुक में तो सेल ली हुई है ना? कॉस्ट होनी चाहिए पर बुक में तो होनी तो कॉस्ट चाहिए, पर बुक में क्या ली हुई है? हमने देखा ही नहीं। अरे झूठो, अरे झूठो, तुम पहले किताब देखते हो। हाँ, अरे वर्थ लिखा हुआ है ना, वर्थ, वर्थ का मतलब क्या होता है पता है? जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो क्या है उसकी। अब इन्होंने क्या माना है? यही माना है, इन्होंने क्या माना है? यही तो माना है ब्रो। अरे सर कैसे समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, आप अपने में ध्यान दो। देखो सर, देखो इधर देखो, वापिस देखो बेटा, वापिस देखो, वापिस देखो बेटा। गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू कस्टमर। अरे सर 6 पॉइंट में थे, अरे फिफ्थ में आ जाओ। गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू कस्टमर, बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। आपने क्या बोला, क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या बोला आपने, क्या एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किससे कर रही थी रिकॉर्ड तुमने? 840, क्यों? ये तो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट है, ये सेल है, सेल्स है ना यार, कॉमन सेंस लगा लो तो भी समझ में आ जाएगा सेल्स है। और वैसे भी वर्थ का मतलब होता है मार्केट में क्या वर्थ है, और मार्केट में वर्थ है इसका मतलब जितने मैंने बेचा होगा वही तो वर्थ है। तो क्या है ये? सेल वैल्यू। क्या कमोन, ये सेल वैल्यू। आया नहीं आया, साबित भी कर दिया मैंने आपके सामने, है कि नहीं? अब आप नहीं समझ रहे तो मैं करूँ यार। तो गुड्स वर्थ 1000, तो इट इज सेल्स वैल्यू। तो पहली एंट्री किससे होगी? बुक का मत देखना, किससे होगी? किससे होगी? 1000 से। अभी लिखना भी मत प्लीज। चलें आगे। अगली वाली एंट्री किससे होगी? सेल से, कॉस्ट से? अब सर कॉस्ट क्या है वो जानने के लिए लास्ट में 3-4 शब्द लिखे हुए पढ़ते हैं। सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट से 25% ज्यादा थी सेल प्राइस। अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये बहुत कंफ्यूजन लगता है यार। बताओ तुम किस, कौन मेरी तरह है यार? ये बातें बहुत कंफ्यूजन लगती, समझ में नहीं आता यार। सबको समझ में आता है? ये देखो एक दीदी आई मेरे जैसी, और हाँ भैया कह रहे हैं, हाँ मुझे भी, हाँ देखो एक और है। और कोई नहीं, बाकी सब तो इंटेलिजेंट है। चलो कोई नहीं, हम तो देखो, हम तो नहीं है देखो। चलो कोई नहीं, देखो इधर देखो, कॉस्ट का कितना परसेंट ज्यादा है सेल वैल्यू? 25%। तो हम किसको अज्यूम कर ले जिससे दूसरी रो निकल जाए? कॉस्ट को। तो कॉस्ट को मैं क्या मान लेता हूं? तो क्या मान लेता हूं जी? तो तो बताओ सेल वैल्यू कितनी हो गई? 25% ज्यादा है, कितनी हो गई? 125। तो ये बचा हुआ क्या है? कितना? 25। देखो फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है यार। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल वैल्यू निकालो। अरे कॉस्ट से 25% ज्यादा है सेल वैल्यू, तो मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो गया? 25%। अरे ये 25% प्रॉफिट ही तो है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट। तो ये बताओ, ये सेम प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है? ये सेम प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है बेटा? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 20%। अरे क्या करा आपने? नहीं है, ये आ गया, नहीं है, चलो छोड़ो। ये आ गया आपको बेटा, ये आ गया, ये आ गया पक्का, ये आ गया बेटा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम अभी तो, है ना बच्चों? कोई बात नहीं बच्चों। चलो आप मुझे बताओ बच्चों कि हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये क्या है, सेल्स या कॉस्ट है? अरे यार बिल्कुल ही मैच नहीं आती क्या? ये सेल्स है, तो ये 125 के बराबर है, 1000 के बराबर है? 125 के बराबर है 1000, या 100 के बराबर है 1000? 125 के बराबर है 1000। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट के बराबर कितना है, यही निकालना है ना? क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? कमॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो
125 इंटू एक्स। मैं फुल मूड में था आज नए चैप्टर की, कसम से बता रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि आज तो नहीं हो पाएगा भाई। आगे देखो, 100 इंटू 1000 एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू कितना बेटा, 800। और वैसे एक बात बताऊं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर 25% ऑन कॉस्ट होता है ना प्रॉफिट, तो 20% ऑन सेल्स होता है। सर हमने तो नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, फाइनल अकाउंट्स में। कहाँ पढ़ाऊंगा? फाइनल अकाउंट्स में। तो यहाँ एक बात जिन्होंने पढ़ा है वो लिख लो, प्रॉफिट परसेंट भी लिख लो, और ये बात भी लिख लो। आप यहाँ लिखो बेटा, बुक में लिखो, बुक में लिखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये मत लिखना 25 125, घबरा जाओगे, मैं सिखा दूंगा बाद में। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेटा कितना परसेंट दिया आपको? 25% दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितनी होती है? 20% होती है। कैसे आया सर? कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल प्राइस 125 है। तो सर ये सेम प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है? 20% है। आपको तो बेटा सिर्फ ये लिखना है। ओके, क्लियर है? कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, बताने की कोशिश करी, और आपको बेहतरीन जानकारी के लिए फाइनल अकाउंट्स में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ओके, इसमें भी अपन 15-20 मिनट दे देंगे उस समय आके। अभी चलें आगे। तो देखो सर, ये 1000 क्या है? सेल प्राइस है। तो 1000 का कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%। तो 1000 का 20% कितना हुआ? 200। 1000 है सेल्स प्राइस, 200 है प्रॉफिट। तो बताओ कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी बेटा? 800। वेरी गुड बेटा। ओके, क्लियर? पक्का श्योर? ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है या 3 का? तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या आना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आना चाहिए? पेंडल एडजस्टमेंट। तो बताओ सेल्स रिटर्न की जगह क्या आएगा? वेरी गुड, कस्टमर की जगह तो कस्टमर ही आएगा। अब और सुनना बेटा, इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर क्या है? अपना असेट है, ये तो एक्सपेंस नहीं है और इनकम नहीं है। तो सर इसकी जगह तो इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या आना चाहिए? ये ट्रेडिंग कौन से साल का होना चाहिए था? लास्ट ईयर का। इस साल के ट्रेडिंग में थोड़ा ना इंपैक्ट डालेंगे सर। तो इस साल ये ट्रेडिंग की जगह क्या आना चाहिए? वापस सुनो, अगर बेटा मैं ये ट्रेडिंग लिख दूंगा तो ये तो करंट ईयर के ट्रेडिंग में चला जाएगा। पर ये करंट ईयर के ट्रेडिंग का आइटम है क्या? नहीं, ये कब का आइटम है? पिछले साल का। इससे इस आइटम से पिछले साल की प्रॉफिट बढ़नी चाहिए थी। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो आप इस आइटम से इस साल की प्रॉफिट मत बढ़ाओ। कब बढ़ाना था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ाना था। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ाने कम करने के लिए, एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बच्चों? तो यहां भी क्या आएगा? पी&एल एडजस्टमेंट। आया या नहीं आया? आया नहीं आया? ट्रेडिंग की जगह पी&एल एडजस्टमेंट क्यों लिखा बताओ? अरे भाई ट्रेडिंग लास्ट ईयर का था, ये लास्ट ईयर की एंट्री है। लास्ट ईयर की एंट्री के चक्कर में आप करंट ईयर की ट्रेडिंग को थोड़ा कम कर दोगे यार। तो क्या करोगे इसकी जगह? पी&एल एडजस्टमेंट। समझ में आया या नहीं आया? अरे सारी इनकम एक्सपेंस कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल अकाउंट में ना। तो ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट का भी नेचर नॉमिनली होता है। ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल ही होता है। आई डोंट नो, को पता था नहीं पता था? तो ट्रेडिंग की जगह भी क्या यूज करेंगे? पी&एल एडजस्टमेंट ही यूज करेंगे। आया या नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आपको पूरा समझाया भाई मैंने, आधा घंटा लगा दिया इस कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल पूरा 100% क्लियर है। तो आप ऐसे लिखना, पहले आप एंट्री लिखना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, उसको कट करके लिखना पी&एल एडजस्टमेंट, ताकि आपको रिविजन करते टाइम मालूम रहे कि एंट्री होती क्या है। वरना आपके लिए ये नई एंट्री है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, बाकी आपका मन। और सेकंड एंट्री लिखना इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, फिर ट्रेडिंग काट के लिखना पी&एल एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लियर? और सुनो, और सुनो, अभी तो और सुनो। अरे सर यार खत्म कर दो यार, गलती हो गई सर, मैंने पूछ लिया डाउट आपसे। नेट एंट्री बताओ इन दोनों एंट्री की, अगर मैं करता तो क्या करता?
अगर मैं इन दोनों एंट्री की नेट एंट्री करता तो क्या करता? पी एंड एल एडजस्टमेंट बेटा यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट। ज़्यादा क्या हो रहा है? तो पी एंड एल एडजस्टमेंट को मैं डेबिट कर देता। ठीक है भाई साहब। इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर को डेबिट कर देता और कस्टमर को मैं क्रेडिट कर देता। तो ये होगी नेट एंट्री जो बेटा आपके आईसीए किताब में दी हुई है, जो अपनी बुक में मॉड्यूल में दी हुई है। ये तो नेट एंट्री हो गई और ये दो अलग अलग एंट्री हो गई। और आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप ढंग से लिख लेना प्लीज़ इसको, मस्ती में मत लेना इसको। अच्छा पॉइंट है ये, और अच्छा रहा आपने मुझसे पूछ लिया। यस मैम प्लीज़। हाँ मतलब वो क्या है, स्टॉक में क्या होता है मैडम, कुछ स्टॉक होता है जो मेरे गोडाउन पे ही है, कुछ स्टॉक होता है जो मेरे फैक्ट्री में है, कुछ स्टॉक होता है मेरे आउटलेट पे रखा हुआ है, कुछ स्टॉक होता है मेरे कस्टमर के पास रखा हुआ है। तो वो बस बाइफरकेशन करने के लिए कि ये स्टॉक गोडाउन पे नहीं है, इसलिए इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर लिखते हैं। बाकी आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो यहाँ पे। इफ यू वांट देन यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक इन द प्लेस ऑफ इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर, नो प्रॉब्लम। और समझाने के टाइम पे तो मैं सही समझाऊंगा ना आपको, क्योंकि चैप्टर पढ़ाते थे पहले तो होंगे। दो एंट्री भी लिखना बेटा पहले, और इसकी फिर आप ये नेट एंट्री भी लिखना। ओके लिख लिया आपने? पक्का श्योर? टाइम लगता है, टाइम लगता है तो लगता है यार, क्या करें, प्रोसेस का पार्ट है सर ये। अभी चलें आगे, काफी टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपन इस पॉइंट में। हाँ सर, आप इन्वेंट्री अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर ऐसा ही करना ताकि वो पता लगे कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ लिख सकते हो मैम, सिर्फ इन्वेंट्री भी लिख सकते हो आप। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में? अरे बोलिए। अब ये बताओ, ये सब करने के बाद में सस्पेंस का बैलेंस बच रहा है क्या या खत्म हो गया है? ये सारी एंट्री पास करने के बाद में सस्पेंस का बैलेंस बच रहा है या खत्म हो गया है? सर पता कैसे पड़ेगा बच रहा है खत्म हो गया है? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ही। तो जब भी बेटा ओपनिंग बैलेंस ना हो ना, तो आप ये मान लेना कि जितना आपके पास में ये सब एडजस्टमेंट करके बैलेंस आया है ना, उतना ही क्या था आपके पास? ओपनिंग था। मतलब सस्पेंस अकाउंट खत्म हो चुका है, मतलब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो चुकी है। दिस इज यू हैव टू अज्यूम। ये बात अज्यूम करनी पड़ेगी आपको, सुन लेना ध्यान से। आपको यहाँ पे क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा कि सारी गलतियां रेक्टिफाई हो चुकी है, सस्पेंस का बैलेंस नहीं बच रहा है। इसका मतलब सस्पेंस का अकाउंट क्लोज हो चुका है। इसका मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आप कहां ट्रांसफर कर सकते हो? कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो एक एंट्री आपको और पास करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या अजम्पशन यहाँ पे भाई साहब? अच्छा रहा ये क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आप बनाइए सस्पेंस का अकाउंट, बनाओ बनाओ बेटा। मैं नहीं चाहता सर कि हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है और बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे गलती करने वाले आप हो। क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए भाई साहब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आके। इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम बाय गोइंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स, तो आपको मुझे रिटर्न देना पड़ेगा बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स, सिंपल। चलो जी, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं मेरे पास, तो दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ दूंगा। सारी एंट्रियां आपके पास में है, मुझे प्लीज पोस्टिंग करवा दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट।
और बेटा स्टेज नंबर 3 के क्वेश्चंस आते हैं ना जब भी, तो आप ये 2 अकाउंट मैंडेटरी बनाया करो। आपको पता लगना चाहिए कि सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई है कि नहीं हो गई है। और अगर हो गई है तो फिर पेंडल एडजस्टमेंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो वो एंट्री पास करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। एक लाइन दोनों जगह छोड़ देना प्लीज आप। कितना था बेटा, 54 54। पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस 180। एक्सपेंस में बाय पी एंडल एडजस्टमेंट और बाय कस्टमर। आगे चलेंगे, सस्पेंस टू पेंडल एडजस्टमेंट। जी दास, जी दास। 620 620। बाय कस्टमर। कस्टमर। ओके सर, तो ये मुझे बताओ कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस किस तरफ आ रहा है। क्रेडिट साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है, 800। ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है, ओपनिंग है ये। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय डिफरेंस इन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब ये अकाउंट खत्म हो गया है, आपको यही मानना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही क्या है भाई। आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था तो ये ओपनिंग था, और ओपनिंग था तो अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया मतलब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई है। टोटल बताओ कितना है टोटल, 3000, 2000। हिंदी में बोल दिया करो, जल्दी समझ में आता है। वो एक्चुअली क्या, वो इंग्लिश में वो शब्द मिक्स हो जाते हैं, हिंदी में क्या एकदम क्लियर सुना देता है। चलो आगे बताओ, पी एंड एल एडजस्टमेंट का बेटा क्रेडिट साइड कितना आ रहा है टोटल, 1914। ओके, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है। कहाँ जाएगा, देखो ये आ रहा है क्या, ये एंट्री पास करो लास्ट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोई गलती नहीं है, टेंशन नहीं है। तो कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पूछा आपने, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे कराना ही था सर ये। चलें आगे। ओके एवरीबॉडी। और मैंने 2 दिए थे, आई गेस उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा वैसे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 था, एक क्वेश्चन नंबर 17 था। डाउट है क्या इसके अंदर, अरे बोलो। 17 की 5th पॉइंट में आपको डाउट है तो मैं सिर्फ 5th पॉइंट ही ले लेता हूं अभी, ठीक है। रिपेयर टू मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है,
सर ये स्टेज नंबर 3 का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, डिफरेंस आया था, जिसको हमने लास्ट ईयर के पेंडल में डाल के खत्म कर दिया। इस करंट ईयर में हमें गलतियों का पता चला है। तो सर 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 एक बात आप सुन लो ध्यान से कि अगर लास्ट ईयर मैंने इसको पेंडल में डाल दिया था ना, लास्ट ईयर मैंने अगर पेंडल में डाल दिया था ना डिफरेंस को, तो इस साल सस्पेंस का बैलेंस क्लोज अपने आप नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इस बार मुझे सस्पेंस के बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे? कैपिटल में। क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने गलती से इस डिफरेंस को प्रॉफिट मान के कैपिटल को बड़ा घटा दिया होगा, आज वापस से घटा बढ़ा के सही कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर ये होता है, लॉजिक ये था। पढ़ते हैं दीदी का डाउट क्या है। मैडम मशीनरी में रिपेयर करवाया, उसको मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो इसमें क्या है डाउट में? मैम रिपेयर में ही डेबिट होना था, जो मशीनरी में डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे अभी? और डेबिट तो करेंगे। नॉर्मल एंट्री बताओ। स्टेज नंबर 3 क्या तेल लेने, स्टेज नंबर 2 में क्या एंट्री करते हैं बताओ आप। हाँ तो बस यही तो एंट्री होगी। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पर रिपेयर की जगह क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। खत्म। सस्पेंस क्यों आएगा बेटा? रिपेयर अपने पास जब लिखने के लिए कुछ होता है तो सस्पेंस नहीं आता है, जब लिखने के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस आएगा। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बाकी सब कुछ सेट है। तो यहाँ पे सस्पेंस का बैलेंस भी कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? ओके। नाउ सर हमने सर कर लिया है 11, कर लिया है 12 डिस्कस। अभी 8 अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। 16 और 17 होमवर्क में हो गया है, 20 हो गया है। अब आपके बच रहे हैं सर क्वेश्चन 21, 23, 22 और एक बच रहा है क्वेश्चन नंबर 27। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। बेटा ये भी मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। स्टेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, और वो भी कौन सा वाला है? केस 1। इट इज होमवर्क। ठीक है, ओके सर। इसको आप करना, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको ना आए। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से करना। तो भी दिक्कत आ जाए आप पूछ लेना। चलते हैं आगे। ये वैसे भी आईसीए क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए क्वेश्चन से। क्वेश्चन 21, 23 चेक करते हैं एक बार। 23 चेक करते हैं एक बार। 23 को भी आप होमवर्क में ले लो। 23 को भी आप होमवर्क में ले लो। ओके, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 भी बड़ा आसान सा है। वैसे तो होमवर्क देने का मन था, बट 2 मिनट लगेगी, डिस्कस कर लेते, खत्म करते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते, खत्म करते हैं। 31 मार्च 2020 को पी एंड एल बनाया था, और पी एंड एल में नेट प्रॉफिट आया था 64,000 का। पर कुछ गलतियां फिर भी थी, और वो कब पता लगी? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। पर आप गौर करो, इसमें एक लाइन लिखी हुई नहीं है। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद की गलतियां हैं, बट एक लाइन नहीं लिखी हुई यहां पे। इसमें कहां लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था? मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आया था, इसका मतलब क्या है? और फिर भी गलतियां, इसका मतलब क्या है? सारी गलतियां कौन सी वाली है? डबल साइड एरर है, टू साइड एरर है। गलतियां तो है, कह रहा है अपने को, पर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आया ऐसा कह नहीं रहा है। इसका मतलब गलतियां तो थी, पर सारी गलतियां कौन सी थी? टू साइडेड एरर्स थी, डबल साइडेड एरर्स थी। तो सस्पेंस आया ही नहीं था, तो अब भी नहीं आएगा। एक भी पॉइंट में सस्पेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, देख लेना है। नहीं समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? या आ गया? ऐसा क्वेश्चन आईसीआई में नहीं है, बट डाल रखा है ताकि आपका दिमाग नहीं घूम जाए एग्जाम के अंदर। कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, बट फिर भी टाइप तो अलग हो गया ना सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग 1200 वर सेंड टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस फॉर 1500। ओ वाओ। अब बताओ आप, ये किस 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 लेवल का क्वेश्चन बताऊंगे आपको। ये क्वेश्चन आता है 11th क्लास में आईसीएसई बोर्ड में, सेल्स और रिटर्न बेसिस। ये देख लो,
11th क्लास का क्वेश्चन है मैडम, ये आईसीएसई बोर्ड का, और वहां पे पॉइंट आ गया कि 1200 रुपए का माल कितने में भेजा था, 1500 रुपए के अंदर, वो भी किस बेसिस पे, सेल्स और रिटर्न बेसिस या रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। एंट्री हमने सेल्स बुक में पास कर दी थी, कस्टमर ने अभी तक मना नहीं किया है कि उसने हाँ किया है या ना किया है, और उसके बाद अभी भी टाइम होगा हाँ या ना करने का। तो बताओ पहली एंट्री का पास होनी चाहिए, पहली एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से, 1500। अगली एंट्री बताओ, इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितने रुपए से, 1200, वेरी गुड। पर हम सेल्स रिटर्न की जगह क्या यूज करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट, और ट्रेडिंग की जगह भी पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो नेट एंट्री क्या बन के बाहर आएगी, बोलो नेट एंट्री बताओ, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300, इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 1200, और टू कस्टमर 1500। आईसीआई नेट करता है, मैं तो अलग अलग करता हूं, इसमें भी अलग अलग ही की हुई है। ओके क्लियर, कोई नंबर नहीं कटेगा, चिंता मत करना है, अलग अलग कर दोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, नेट कर दो तो भी नंबर नहीं कटेगा, कोई टेंशन नहीं। चले आगे। ओके 7500 आउटस्टैंडिंग है जो रिकॉर्ड करना भूल गया, अब करो रिकॉर्ड। वेजेस पे कर देते हो, एंट्री क्या करते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, और पे नहीं करते हो क्या एंट्री करते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस लिए क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी क्या आएगा, पी एंड एल। क्यों आउटस्टैंडिंग वेजेस का पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस नेचर का नहीं है आइटम, वो लाइबिलिटी है सर। तो एंट्री का बनी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, यस और नो, समझ में आ रहा है, यस सर। अरे प्रीपेड इंश्योरेंस था रे, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब है ऐसा इंश्योरेंस जो लास्ट ईयर एक्सपायर ही नहीं हुआ था, मतलब पे तो कर दिया था, उसका फायदा लास्ट ईयर नहीं लिया था, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है जिसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अरे यार प्रीपेड एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया, अब बताओ क्या करेंगे, प्रीपेड, मस्त पॉइंट है, मस्त पॉइंट, प्लीज मत चेक करना आंसर, नहीं करा है तो अभी तक आंसर चेक नहीं किया तो मत करना। प्रीपेड एक्सपेंस था जिसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब तुम क्या हुआ, लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपेंस चला गया पेंडल में, लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपेंस चला गया पेंडल में, सुनना ध्यान से, देखना स्क्रीन पे। आपने इंश्योरेंस भरा था 1000 रुपए का, कितने का भरा था, 1000 रुपए का, प्लीज उसको मत देखना। तो एक्सपेंस जब आपका 1000 रुपए का लगा होगा तो आपने एंट्री कर दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ईयर एंड पे आपको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, इसमें 600 प्रीपेड है, तो क्या पूरे के पूरे 1000 के एक्सपेंस को पेंडल में डाल देना चाहिए था क्या बच्चों, या सिर्फ 400 का। तो ईयर एंड पे क्या एंट्री होनी चाहिए थी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 600, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 400, जितना करंट खर्चा है उतना ही जाना चाहिए पेंडल में यार, और टू एक्सपेंस 1000, ये आपको करना चाहिए था, आपने क्या किया, आपने सारा एक्सपेंस कहां डाल दिया, पी एंड एल में। समझ में आ रहा है, गलती करी या सही करा, गलती करी, आपने पी एंड एल को ज्यादा डेबिट किया है फालतू में। अब आप सही करने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, पी एंड एल को क्रेडिट करते, कितने रुपए का, 600 रुपए का, और ये एक्सपेंस तो था नहीं, क्या है ये, असेट है, और अब असेट को डेबिट करते, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एंट्री अब होनी चाहिए। बट सुनो, अगर मैं आज पी एंड एल को क्रेडिट कर दूंगा तो ये तो कौन से पेंडल में जाएगा, आज वाले या पिछले साल वाले, आज वाले, जबकि जाना कब चाहिए था, पिछले साल वाले पी एंड एल में जाना चाहिए था ये तो। हेलो, तो हम आज पी एंड एल लिखेंगे या पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट विथ 100% कॉन्सेप्ट, समझ में आया या नहीं आया,
तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, पता हूँ क्या करेगा इसकी एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट तो कर देगा, मान लो वो, टू सस्पेंस डाल देगा वो। उसको लगेगा बस असेट रिकॉर्ड करना भूल गए। अरे कैसे रिकॉर्ड करना भूल गए? पिछले साल ज्यादा एक्सपेंस गया नहीं पीएनएल में, तो पिछले साल फालतू में तेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ, तो इस साल प्रॉफिट बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाऊंगा ना, तो फिर पीएनएल को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रीपेड इंश्योरेंस पर डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एंट्री क्या बननी चाहिए? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, बट हम लिखेंगे क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट। सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात? श्योर? क्लियर? अब देखो ये आपके 2 साल के जो अगर आपने पाप किए हैं ना 11th-12 में, कॉन्सेप्ट आपके भयंकर वीक है ना, तो आपको भी घबराहट सी होने लग जाती होगी ऐसे पॉइंटों में कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो बेटा फिर आपके कॉन्सेप्ट बड़े वीक है। पर आप चिंता मत करो, मैं फाइनल अकाउंट जब पढ़ाऊंगा तब कॉन्सेप्ट बना दूंगा, चिंता मत करो। पर प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है? क्लियर है? सेट है? चलो ये एंट्री कर लोगे। नाइस पॉइंट था सर, स्टार मार्क कर लेना। इट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट सर। समझ में आया दीदी आपको? अच्छा रहा, डिस्कस कर लिया। 3,000 स्पेंट ऑन करंट रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज कैपिटलाइज। अरे यार, रिपेयर करवाई थी प्लांट एंड मशीनरी की 3,000 रुपए की, उसको इन्होंने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया बेटा। मतलब क्या कर दिया उन्होंने? इसको प्लांट एंड मशीनरी में ही डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट का होना चाहिए था रिपेयर में। क्या करेंगे अभी? रिपेयर को आप डेबिट कर दो, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दो, बट रिपेयर की जगह रिपेयर नहीं आएगा। क्या आएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। सबसे शानदार पॉइंट था ये सी वाला, सबसे शानदार मस्त पॉइंट। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट मर्चेंट वाज इन डिस्प्यूट। ठीक है भाई। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 4,000 वुड प्रोबेबली हैव टू बी पेड ऑन दिस अकाउंट। सुनना रे, आंसर मत चेक करना यार। मैं मर्चेंट हूँ, श्री सागर चंद मैं हूँ, मेरे पे किसी ने क्लेम कर रखा है, कोई मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा है। क्लेम करना मतलब मांगना, क्लेम करना मतलब मांगना, कि मेरा हक है 10,000 दे। इसको बोलते हैं क्लेम है मेरा तुझ पे, क्लेम। 10,000 मांग रहा है। मैंने बोला क्यों मांग रहा है भाई? बोले तेरा कंपनी का प्रोडक्ट हमने यूज किया था और डेथ हो गई कस्टमर की जिसने यूज किया। तुमको पता है अभी महाराष्ट्र में कांड हो गया। एक परिवार के 4 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 2 बच्चियां थी इनफैक्ट। उन्होंने डिनर अरेंज किया था गेस्ट के लिए, तो गेस्ट आए, डिनर में बिरयानी खाई। वो लोग नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, तो बिरयानी खाई। ठीक है? उसके बाद उन्होंने रात को 1 बजे वाटरमेलन खाया, तरबूज, जो गर्मी में खाते हैं अक्सर अपन। सुबह 5-6 बजे उनको वॉमिटिंग हुई, फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी उल्टी हो गई। उन्हीं की बिल्डिंग में एक डॉक्टर साहब भी रहते थे, तो वो देखने आए, तो देखा तो भयंकर फूड पॉइजनिंग का केस था। एक बच्ची तो सुबह 6-7 बजे खत्म हो गई थी, और फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे में करते करते चारों फैमिली मेंबर खत्म हो गए। तो ऐसे हमारी कंपनी प्रोडक्ट खा के किसी की डेथ हो गई। उसने मेरे पे क्या कर दिया? केस। कितने रुपए का? 10,000 का। ओके। अब क्या सबूत है कि वो डेथ वाटरमेलन खा के ही हुई? क्या पता बिरयानी से हुई हो, या क्या पता कोई जहर किसी ने मिला दिया हो। नो वन नोस। पर मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं केस हार गया ना, देखो ये बड़ी खतरनाक बात थी, ये घटना को मैं से जोड़ रहा था पर मेरे दिमाग में आगे इसलिए मैंने बता दिया, वो बहुत खतरनाक बात हुआ है। ठीक है? तो कुल मिला के पर मेरे को लग रहा है कि यार मुझे 4,000 रुपये देने पड़ेंगे, मुझे 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर मुझे 4,000 रुपये देने पड़ेंगे बेटा, लग रहा है मुझे, मेरे लीगल काउंसिल ने मुझे बोला, मेरे लॉयर ने बोला कि 4,000 देने पड़ेंगे सर आपको, लग रहा है मेरे को। तो बताओ मैं 4,000 रुपये आज दे दूं, या मुझे प्रोविजन बना देना चाहिए? प्रोविजन बना देना चाहिए। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? क्या यार तुम लोग यार, बिल्कुल ही बेसिक यार। प्रोविजन बनाते हो आप तो क्या करते हो? प्रॉफिट को कम करते हो और गुल्लक में डालते हो। तो प्रॉफिट कम करोगे तो पेंडल डेबिट करोगे, और प्रोविजन को क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? पी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। ये डॉटफुल डेट नहीं है, प्रोविजन फॉर क्लेम। अब बताओ ये एंट्री कब करनी चाहिए थी? लास्ट ईयर के एंड पे
P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। आज आप करंट ईयर में लास्ट ईयर की एंट्री कर रहे हो तो करंट ईयर का P&L यूज करोगे क्या, या लास्ट ईयर का P&L यूज करना चाहिए था? लास्ट ईयर का P&L यूज करना चाहिए था। पर आज क्या करेंगे फिर अपन, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करेंगे या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करेंगे। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर एकदम? कितने रुपए का? 4,000। ओके क्लियर। इन्होंने कॉन्टिजेंसी लिखा, आप क्लेम लिख लेना सर। ओके कॉन्टिजेंसी होती तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, ये झंडू लोग हैं। चलो एफ, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे कुछ नहीं है यार, इन्वेस्टमेंट पे 1,500 रुपए का इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया था बट मुझे मिला नहीं, ड्यू डेट नहीं हुई होगी तो नहीं मिला। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन इनकम अगर मुझे सॉरी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम अगर मुझे रिसीव हो जाए तो क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो जाए क्या एंट्री होती है? कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, और कमा लिया और रिसीव नहीं तो क्या एंट्री होती है? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। तो कौन सी एंट्री करनी चाहिए? यही जो मैंने बोली, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। पर इंटरेस्ट इनकम की जगह क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? पक्की बात श्योर क्लियर है? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक को फालतू में बढ़ा दिया था लास्ट ईयर, फालतू में बढ़ा दिया था लास्ट ईयर। अब क्या करेंगे? कम करेंगे। तो टू क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में क्या आएगा? अब बताओ, बुक में मत देखना, तुम्हें तुम्हारे चाहने वाली कसम, तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारे को जिससे भी प्यार करते हो, मतलब पापा मम्मी भाई बहन, मैं तो ऐसे कह रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। फिर मस्त पॉइंट, क्या मजा आ गया यार क्वेश्चन करा के, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कम करना है तो टू क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है एग्री करते हैं, यस सर। डेबिट में क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ यार भाई साहब, यार मैं यार ट्रेडिंग आना चाहिए मैम, वाई? अरे सर सिंपल है ना यार, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या हुई थी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। 2,000 ज्यादा रिकॉर्ड किया होगा तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा डेबिट किया होगा, तो 2,000 ट्रेडिंग को भी ज्यादा क्रेडिट किया होगा, तो 2,000 का प्रॉफिट ट्रेडिंग से ज्यादा आया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। तो आपने लास्ट ईयर क्या बढ़ा रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ा रखा है। अब आप इस साल रिवर्स कर दो ना यार, आप तो रिवर्स कर दो, बताओ क्या एंट्री करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, पर क्या ट्रेडिंग आएगा? क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अच्छा कर लिया यार, वरना क्वेश्चन सही रहा। क्यों? सही पॉइंट मिल गया यार मेरे को तो, नाइस पॉइंट, इस्तेमाल कर लो। और अब सर, अब सस्पेंस तो था ही नहीं, तो सस्पेंस बना के चेक तो करना ही नहीं है कि सारी गलतियां रेक्टिफाई हुई है कि नहीं हुई है। इसका मतलब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई है, इसका मतलब P&L एडजस्टमेंट से बैलेंस निकाल के कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल में। तो एक एंट्री और पास कर देनी पड़ेगी। P&L एडजस्टमेंट बनाया, डिफरेंस यहां पे आया, मतलब एंट्री क्या बनी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, और ये ट्रांसफर कर दिया। तो इसको कॉपी में कर लेना सर, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, LDR क्वेश्चन है सर। क्या पता ICAI यू नेवर नो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले सर, आपके मॉड्यूल में नहीं है, पास्ट पेपर्स में कभी नहीं आया हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन, बट ऐसा आ सकता है तो मैंने ये करवा दिया। अब बचता है सर अपना एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो मैंने आपको टेस्ट में भी दे दिया था। धोखा करा सर आपने, धोखा करा। और चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ा हुआ तो आपका होगा ही, बस एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? एक मिनट में पानी भी कर। ओके सर, तो पास दी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई और रिकॉर्ड। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, सितंबर 25 अटेम्प्ट में आया था पहली बार ये क्वेश्चन, ठीक है? और इसके अंदर मतलब दोनों चीज है, रेक्टिफिकेशन भी है और जर्नल एंट्री क्वेश्चन भी था ये, तो अच्छा क्वेश्चन था। और हमको भी सरप्राइज हो गया था सर कि ये मतलब ICAI ने GST वाले एंट्रीज पूछ ली सर, सितंबर 25 में ही हरकत हुई थी पहली बार। और आपने याद होगा तो मैंने BRS में का क्वेश्चन कराया था ना, जहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक के साथ बनाई थी BRS, बट अपने वो कैश बुक का पुराना बैलेंस नहीं दिया हुआ था, वो भी सितंबर 25 में ही आया था। और सुनो, अभी तो और सुनो,
अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर अपन पढ़ेंगे, वहां पे एक मेथड आएगा अलग सा जिसका कभी क्वेश्चन नहीं आता, सितंबर 25 में आया था, बढ़िया बजाई थी, बढ़िया, शानदार। चलो, तो क्या करना है सर, जनरल एंट्री पास करनी है, फिर एक्टिवेशन करना है, और सस्पेंस अकाउंट अगर आपको जरूरत पड़े सस्पेंस अकाउंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके सर, सेट है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ गुड्स टू महेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,80,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 50% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 2/3 इज रिसीव्ड बाय चेक एंड बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो CGST और SGST कितना कमॉन, 6% एप्लीकेबल है ईच। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये तो आ गया होगा, आसान सी एंट्री है। बताओ क्या एंट्री बनने वाली है। महेश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं आया, जितना पैसा आ गया उसके लिए, जितना पैसा आ गया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट GST में कौन सा, CGST और टू SGST। ये एंट्री बन गई सर। इन्होंने अलग अलग करी क्या, ठीक है, मैंने कमांड बोल दी, इन्होंने अलग अलग कर दी। इन्होंने पहले करी, पहले तो सेल्स वाली एंट्री कर दी, फिर जितना पैसा आया वो वाली एंट्री कर दी। कैसे करी देखना, प्लीज चेक करना। लिस्ट प्राइस क्या था, 1,80,000। 1,80,000 में से पहले तो गया ट्रेड डिस्काउंट, ये तो हो गई बेटा सेल वैल्यू। अपने लिए सेल्स कितनी है, 1,62,000 की है। अब इस पे आप लगाओ 6% और 6%, कितना आ जाएगा, 1,62,000 पे लगाओ 6%, 9,720। अपन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो सेल वैल्यू आती है ना, उसी पे ही लगाते हैं GST। और कितना आ जाएगा, 9,720। तो अपन कितना मांगते हैं महेश जी से, 1,81,440। ठीक है सर, इसका कितना ये दे रहा है, 1,81,440 का कितना अपने को पे कर रहा है, हाँ जी 50%। तो 1,81,440 का 50% बताओ कितना आ रहा है, कमॉन। 1,81,440 का 50% 90,720 रुपीज के हिसाब किताब कर रहे हैं, और इसका 2/3 90,720 का 2/3 दे रहा है ये चेक से, और 90,720 का 1/3 दे रहा है ये कैश में। आ गया या नहीं आया, कोई डाउट है इस पॉइंट में। चलें आगे। तो आप जब भी सेल्स वाले ट्रांजेक्शन पे GST लगाओगे तो सेल प्राइस पे नहीं लगाओगे, सेल वैल्यू पे लगाओगे। सेल वैल्यू कैसे आती है, सेल प्राइस या MRP या लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे ही क्या लगेगा सर, GST लगेगा। क्लियर है कहानी, चलते हैं आगे। वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर X has agreed to pay his dues of 3,000 to Mr. C, who is creditor of Mr. Dutt, with the same amount belonging due to them। सर इसको बोलते हैं म्यूचुअल डेट कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल डेट कैंसिलेशन। अपन कौन, दत्त है, अपन X से पैसा मांगते हैं और C को पैसा देना है। तो C है मेरा क्रेडिटर, X है मेरा डेटर, X है मेरा असेट, C है मेरी लाइबिलिटी। अब पता है क्या हो रहा है, X डायरेक्टली किसको पैसा दे रहा है, C को। तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, C अकाउंट डेबिट, और असेट कम हो गया, X अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, C/X। आया नहीं आया, पक्की बात, श्योर, इजी, क्लियर है। चले आगे। यस सर। Employees have been given inventory having selling price of 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपए में जो चीज अपन बेचते ना, वो हमने किसको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली एज अ गिफ्ट। पर वो चीज में लाया कितने में था, 75,000 में। तो वो चीज परचेज अकाउंट में डेबिट कितने की हो रखी थी, 75,000 की। तो क्रेडिट भी कितने की होगी, 75,000 की। अब सुनना ध्यान से, ऐसे गुड्स जो मैं खरीद के लेकर आया था बेचने के लिए, जो मैं खरीद के लेकर आया था बेचने के लिए, उन गुड्स पे मैंने टैक्स दिया होगा, बेच के मुझे टैक्स मिलेगा। परचेज किया जब इनपुट टैक्स दिया होगा,
बेच के आउटपुट टैक्स कलेक्ट करूंगा और नेट ऑफ करके सरकार को चुका दूंगा। पर सुनो, ये जो गुड्स मैं परचेज करके लेकर आया, क्या ये बेच पाया? क्या ये गुड्स जब मैं परचेज करके लेके आया तब इनपुट पे करके लाया, टैक्स पे करके लाया, तो क्या मैं इन गुड्स को बेच के टैक्स कलेक्ट कर पाया? नहीं। क्या कभी कलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा पता है? जो टैक्स मैंने इन गुड्स को परचेज करते टाइम पे पे किया था ना, अब उसका मुझे बेनिफिट तो मिलेगा नहीं आउटपुट के सामने सेट ऑफ करने में। क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैं परचेज करता हूं तो क्या एंट्री होती है, सुन लो। जब अपन परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है, सुन लो ध्यान से, इसके में देख लो। परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। तो 75,000 की परचेज थी, 12% का जीएसटी लग गया। कितना बताना, कितना? 75,000 का 6% कितना हुआ? 6 कितना हुआ? 6, हाँ 4,500 और 6 कितना हुआ? 4,500। तो मैं कितना पे करके आया हूँगा? 84,000 पे करके आया हूँगा। यस और नो? क्लियर है? पक्का? अब ये गुड्स को मैं आगे बेच पा रहा हूँ क्या? नहीं। इस गुड्स को मैंने क्या कर दिया, सैंपल या दिवाली गिफ्ट के तौर पे बांट दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, परचेज को तो क्रेडिट करेंगे। ये जो इनपुट डेबिट कर रखी थी मैंने इस उम्मीद में कि इसके अगेंस्ट में आउटपुट आएगा तो मैं सेट ऑफ कर लूंगा, अब तो आउटपुट आएगा नहीं क्योंकि उसमें बेच पा नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको कैंसिल करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? सेल्स प्रमोशन। क्या हमने कि थर्ड पर्सन को दिया क्या ये गिफ्ट? तो किसको डेबिट करेंगे? दिवाली एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। बताओ यार, क्या आपको नहीं लगता ये बोनस है जो हमने उनको दिया है? ऑब्वियसली बोनस ही तो होता है। दिवाली पे कई सारी कंपनीज क्या करती है पता है, अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है एज ए गिफ्ट। पर कंपनी के लिए तो वो एम्प्लॉय का खर्चा ही तो है, कंपनी के लिए तो वो तनख्वाह का खर्चा ही तो है। अरे बोनस भी होता है तो एक तरह से कंपनी तो सैलरी ही। तो इसको अपन किस में डेबिट करेंगे? वन सैलरी में ही डेबिट करेंगे। सर पर तो एक्स्ट्रा है ना। अरे तो क्या हो गया, अपन जब अपने एम्प्लॉय को बोनस भी देते हैं तो बोनस किस नाम से देते हैं? सैलरी के नाम से देते हैं। आप जब इंटरमीडिएट में जाओगे और टैक्स पढ़ोगे ना, तो वहां टैक्स के अंदर एक हेड आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो वहां सैलरी के अंदर आपको पता लगेगा कि सैलरी में कितने टाइप की सैलरी होती है। आपके आने जाने का ट्रेवलिंग एक्सपेंस मैंने दिया, तो दिया किस नाम से? सैलरी के नाम से। बोनस दिया किस नाम से? दिया सैलरी के नाम से। बेसिक पे दी किस नाम से? दी सैलरी के नाम से। महंगाई को कोप अप करने के लिए अलाउंस दिया, डीएनएस अलाउंस किस नाम से दिया? सैलरी के नाम से। तो ये सब क्या नाम से दिया जाता है भाई? सैलरी के नाम से ही दिया जाता है। अरे बोलो क्लियर है क्या? तो एंट्री का बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। क्या किया, जब गुड्स परचेज करके लेकर आया था तब इनपुट जीएसटी सीजीएसटी को डेबिट किया था, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी इसके अगेंस्ट में सेल्स आएगी, आउटपुट आएगी, सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को नेट जमा करा दूंगा। बट अब जब ये गुड्स में बांट चुका हूं अपने एम्प्लॉय को, तो इसके अगेंस्ट में आउटपुट नहीं आने वाली, इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो। देखो मेरी बात सुनो, सैलरी लिखो आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मैंने क्या बोला, अगर आप एज अ दिवाली गिफ्ट दे दो तो दिवाली गिफ्ट भी लिख सकते हो। मैं तो यहाँ सैलरी लिखता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। समझ में आई कहानी? पक्की बात? श्योर? क्लियर है? बाकी आप लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस और दिवाली गिफ्ट वॉट। ठीक है, चलो आगे। सेल करी 2,500 की, किसको की? मिस्टर कमल कुमार को। किसमें डेबिट कर दी? मिस्टर कमला रानी। ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। तो बताओ क्या करेंगे? एंट्री करनी थी कमल कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर क्या दिया? कमला रानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या करेंगे? कमल कुमार अकाउंट डेबिट टू कमला रानी। कितना भयंकर क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड हैंड मशीनरी लेकर आए और उस पर ओवरहॉलिंग चार्जेस पे करे 15,000 के।
अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, इसमें खुद बच्चे कंफ्यूज हो गए, खुद बच्चे, नाम नहीं लूंगा मैं, बस हंस रहे हैं हम दोनों। ठीक है, तो देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड हैंड मशीन परचेज करी एंड उसके ओवरऑलिंग चार्ज भी पे करे। तो ये 15,000 ओवरऑलिंग चार्ज है, मशीन की कॉस्ट भी इसमें ही है, मतलब मशीन की परचेज प्राइस प्लस ओवरऑलिंग चार्जेस 15,000 हैं, या सिर्फ ये 15,000 ओवरऑलिंग चार्जेस ही हैं? बताओ व्हाट डू यू थिंक? ये परचेज कॉस्ट है या ओवरऑलिंग चार्जेस है? अरे दोनों है यार, मशीन परचेज भी करी और उसके ऊपर चार्जेस भी दिए। कितने रुपए की पड़ी अपने तो यार? 15,000। कितने कौन पड़ी है? 15,000। ठीक है, आगे बताओ। अकाउंटेंट डेबिटेड दी ओवरऑलिंग चार्जेस। ओहो, जब तो फिर ये क्या है? ओवरऑलिंग चार्जेस ही है। जब तो फिर क्या है कमॉन, ये ओवरऑलिंग चार्जेस है। तो कंपनी ने क्या, अकाउंटेंट ने क्या किया, इस ओवरहॉलिंग चार्जेस को जो मशीन में ही डेबिट होनी चाहिए थी, उसे कहां पे डेबिट कर दिया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो बताओ इन्होंने क्या एंट्री कर दी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। होनी क्या चाहिए थी? ओवरऑलिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इन्होंने क्या कर दिया? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। होनी क्या चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, कितनी? 15,000। 15,000 सिंपल। और अब अगर ये मशीन का पार्ट है तो इस पे क्या लगना चाहिए था? डेप्रीसिएशन, जो इन्होंने लगाया नहीं होगा, अब लगा देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। दो एंट्री होगी सर। एक तो गलती को सुधारने के लिए एंट्री करनी पड़ी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, और फिर जब ये मशीन है तो इसकी डेप्रीसिएशन को लगाने के लिए भी एंट्री करनी पड़ी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इन्होंने नेट में कर दिया, अपन दो अलग अलग करेंगे भाई। मेरे को तो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। अपन दो एंट्री करेंगे अलग अलग। पहली कौन सी हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर 15,000 15,000। अगली एंट्री कौन सी हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1500 1500। अपन दो अलग अलग एंट्री करेंगे। चले आगे। यस सर। एक परचेज थी, अपरचेज 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 151 की, किससे गई थी? एक्स से। कहाँ रिकॉर्ड की? परचेज बुक में। कैसे? 15। वाह भाई। अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड 15 से करी तो टोटल में कितनी आई होगी? 15। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में कितना गया होगा? 15। यस और नो? यस और नो? क्रेडिटर के क्रेडिट में कितना जाना चाहिए था? 15। अगर तुमने रिकॉर्ड 15 से किया तो क्रेडिटर भी कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 15। और परचेज कितना डेबिट होना चाहिए था? 15। भाई साहब, आपने क्रेडिटर को क्रेडिट तो कितना कर दिया? 51। और परचेज डेबिट कितना हुआ है? 15। ये हुआ है। मिस्टर एक्स क्रेडिट हुआ है 51, परचेज डेबिट हुआ है 15। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे? परचेज को और डेबिट करेंगे क्या? कितना? 136। ये मिस्टर एक्स को और क्रेडिट करेंगे क्या? हाँ, कितना? 100। और क्या आएगा? ये बताओ आया क्या? ये नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर? परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना पहले कम हुआ था, एक्स को और क्रेडिट कर देंगे जितना पहले कम हुआ था, और बाकी बचा हुआ मिल जाएगा मोन सस्पेंस में। ओके सर, सेट है। आगे देखो, पढ़ो सर 7 पॉइंट पढ़ो। 7 पॉइंट पढ़ो। आर हैज बीन इशूड अ क्रेडिट नोट allowing rebate of 6,000 as goods supplied to him was found defective। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज एट द रेट 6% ईच। जब मैंने पहले तो बताओ अपन कौन है? दत्त। हमने आर को क्रेडिट नोट इशू कराया या आर ने हमको क्रेडिट नोट इशू कराया? व्हाट डू यू थिंक गाइस? हमने आर को दिया है क्रेडिट नोट या आर ने हमको दिया है? आर ने हमको दिया है।
अरे आर हैज बीन इशूड अ क्रेडिट नोट, मतलब हमने आर को क्रेडिट नोट इशू किया है। वी हैव इशूड क्रेडिट नोट टू दी आर। और हम जिसको क्रेडिट नोट देते हैं तो कब देते हैं, ये बताया था मैंने आपको, सेल्स रिटर्न पर। किस पर कम मन, सेल्स रिटर्न पर। जब मैंने आर को सेल्स की होगी तब मैंने क्या एंट्री की होगी, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तब मैंने आर को क्या किया होगा अपनी बुक्स में, डेबिट। अब अगर आर सेल्स रिटर्न कर रहा है, आर सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो मैं आर को अपनी बुक्स में क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और डेबिट क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न। या फिर आर मुझे सेल्स रिटर्न तो नहीं कर रहा, गुड्स तो रिटर्न नहीं भेज रहा, पर मैं आर के पैसे कम कर रहा हूं, तो भी मैं आर क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा अपनी बुक्स में। क्या करूंगा मोहन, क्रेडिट करूंगा अपनी बुक्स में। ठीक है, तो यहां पे सेल्स रिटर्न हुई है, रिबेट हुआ है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, रिबेट अकाउंट डेबिट टू आर। मतलब इस रिबेट की वजह से मैं आर को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं, डेबिट या क्रेडिट। अरे क्या कर रहा हूं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट कर रहा हूं ना, तो मैं उसे क्या दूंगा, क्रेडिट नोट। क्या दूंगा मोहन, क्रेडिट नोट। मतलब जो सामने वाली पार्टी को हम हमारी बुक्स में करते हैं ना, वो टाइप का नोट बना के हम उसको देते हैं। तो मैं आर को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं, रिबेट के लिए क्रेडिट, तो मैं क्या दूंगा, क्रेडिट नोट। क्या दूंगा मोहन, क्रेडिट नोट। समझ में आ रहा है, पक्की बात, श्योर। तो एंट्री क्या होगी, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर। अब सुनना ध्यान से, जब मैंने सेल्स करी होगी आर को, तब मैंने पूरी एंट्री क्या करी होगी, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बस, या आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये सुन लो, मैंने आर से टैक्स का पैसा भी लिया होगा, किस पे, पूरी सेल्स अमाउंट पे। मान लेते हैं सेल्स हुई थी 10,000 रुपए की, 600 रुपए सीजीएसटी, 600 रुपए एसजीएसटी। कितना मांगता हूं आर से, 11,200। ओके क्लियर। अब बताओ आर से मैं कितना कम लूंगा, आर से मैं कितना पैसा कम लूंगा, आर से कितना पैसा कम लूंगा, आर से कितना पैसा कम लूंगा, आर से कितना पैसा कम लूंगा। चलो आर को इस 10,000 में से मैं कितने रुपए की छूट दे रहा हूं, इस 10 में से कितने रुपए की छूट दे रहा हूं, तो रिबेट हो गया 6,000। पहले 10,000 रुपए की सेल्स पे 6% का जीएसटी भी ले रहा था मैं उससे। अब 6,000 रुपए की सेल्स पे उससे जीएसटी तो लूंगा, या 6,000 पे जीएसटी नहीं लूंगा, बोलो। जीएसटी पूरे 10,000 पे अभी भी 600 रुपए आर से लूंगा, या अब इस 6,000 पे 6% 360 कम लूंगा, बताओ यार। अरे तुमने रिटर्न नहीं कर दिया तो क्या तुम जीएसटी दोगे क्या उस पैसे पे, यार दिमाग खराब है अपना यार। हम क्यों देंगे जीएसटी अगले वाले को, तो मेरे को वो जीएसटी क्यों देगा, तो मुझे आउटपुट जीएसटी को वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझो कोई बात को, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। कितने अमाउंट पे, 6,000 पे। कितना परसेंट, 6%। कितना आ रहा है, और अब यहां कितना आ जाएगा, 6,600, सॉरी 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 6,720। ये बताओ आया समझ में, नहीं आया। जीएसटी क्या होगी यहाँ पे, रिवर्स होगी। क्या होगी कमौन, यहाँ पे रिवर्स होगी। अब चलते हैं आगे, सुनना ध्यान से अभी। एस वॉज ऑल्सो गिवन अ क्रेडिट नोट। ओहो, एस को भी हमने क्रेडिट नोट दिया, एस को भी हमने क्रेडिट नोट दिया। मतलब मैं एस को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। जिसको मैंने क्रेडिट नोट दिया उसका, इसका मतलब उसको अपनी बुक्स में कर रहा हूं, कमॉन क्रेडिट कर रहा हूं। मैं सामने वाली पार्टी को अपनी बुक्स में क्रेडिट क्यों कर रहा हूंगा, मैंने उसको गुड्स बेचे थे, तो मैं उसको अब वापस क्रेडिट क्यों कर रहा हूं। जब मैंने गुड्स बेचे थे तब उसको मैंने डेबिट किया था,
अब आज क्रेडिट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ? या तो सेल्स रिटर्न आ गई है, या फिर रिबेट दे दिया है, या फिर डिस्काउंट दे दिया है, या फिर डिस्काउंट दे दिया है। तो बताओ ये क्वेश्चन इस वाले पॉइंट में क्या हुआ है, मैं उसको क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? एस से मैं 2000 कम क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि वो मुझे क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, इसलिए मैं उसे क्रेडिट नोट दे रहा हूं। इसका मतलब मैं उसको रिबेट दे रहा हूं, या वो सेल्स रिटर्न कर रहा है, या मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो बताओ एंट्री क्या हुई, नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एस। अब सुनो, जितने रुपए का मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं उतने रुपए पे वो मुझे जीएसटी देगा क्या? बताओ बताओ बताओ, बोलो कमॉन। जितने रुपए पे मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं उतने रुपए में वो जीएसटी देगा क्या, या जीएसटी नहीं देगा? जीएसटी देगा या नहीं देगा? तो जीएसटी मुझे क्या करना चाहिए? जब मैंने सेल्स की थी तब मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था कि भाई मैं कलेक्ट करके सरकार को जमा करा दूंगा, पर इस पे जीएसटी मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, वापस से डेबिट कर देना चाहिए। आईसीआई ने नहीं किया है, पर क्या करते हैं सर, डिस्काउंट लॉट पे डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करना पड़ेगा? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये तो आपने 11 में पढ़ा होगा ना, तो बोलो। तो बताओ कितने रुपए डिस्काउंट दिया अपन ने, 2000 का। इसका 6% कितना हुआ, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये करेक्ट एंट्री है। किसने टेस्ट में यही की थी? नंबर मिले होंगे। और जिसने आईसीआई का देख के क्या नंबर कटे होंगे, क्योंकि हमने सही आंसर चेक कर दिया था। हमने सही आंसर से चेक कर दिया था। आईसीआई वालों ने देखो डिस्काउंट अलाउड पे जीएसटी को रिवर्स नहीं किया है शायद, है ना, ये देखो। और आपने गौर किया होगा जब मैंने आपको जीएसटी की थोड़ा बहुत एंट्री पढ़ाई थी, जर्नल एंट्री आईसीआई वाले मॉड्यूल से, तब भी उन्होंने डिस्काउंट वाले पे कैंसिल नहीं कर रखा था, बट टेक्निकली होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक है सर, ये एरर है, आप इसको सही कर लो। क्लियर है कहानी, पक्की बात श्योर? ये लिखा आपने बुक में, सही करा इसको आपने? फिर क्या केवल सुनने के लिए ही बैठे क्या अपन? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 120, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 120, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000, 2s 2240। लिखा आपने? तुमने तो पढ़ा होगा। ओके, क्लियर, पक्का? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000, 2s 2240। और अब चलते हैं सर सेकंड लास्ट पॉइंट। अरे कुछ नहीं है यार, टेलीफोन चार्जेस का बिल बाकी था, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, अब रिकॉर्ड कर देंगे। बताओ क्या एंट्री होगी? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, सिंपल है यार। क्लियर, क्लियर, पक्का? पर वैसे एक बात बताऊं क्या, टेलीफोन चार्जेस पे भी बिल लगता है, जीएसटी लगता है। पर ठीक है, मुझे इसने बोला नहीं तो मैंने पंचायत नहीं करी, अदरवाइज अगर ये बोलता ना जीएसटी लेविड ऑन टेलीफोन सर्विसेज 2%, 5%, वट एवर, तो फिर एंट्री होती टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। पर ठीक है, नहीं बोला तो नहीं बोला, मैं क्या करूं? सिंपल आया। क्या केवल जीएसटी गुड्स पे लगती है क्या? सर्विस तो लगती है। तो टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनी आपको टेलीफोन की सर्विस दे रही है तो वो भी तो आपसे जीएसटी लेगी। पर क्वेश्चन में नहीं बोला, इसलिए मैंने जीएसटी वाला पार्ट कंसिडर नहीं किया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातचीत? आगे देखो। अ चेक ऑफ 25390 इशूड टू मिस्टर सीदास। जो मेरा ट्रेड पेबल था उसको मैंने चेक दे दिया। बताओ मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी? सी दास को चेक इशू किया, क्या एंट्री करनी चाहिए थी? सी दास अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक नहीं मैडम, बैंक। सी दास अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? परचेस को। इन्होंने एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। होना क्या था? सीधा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या करेंगे? सीधा को डेबिट करेंगे, परचेस को क्रेडिट कर देंगे।
आया कि नहीं आया, कम ऑन, समझ में आया पक्की बात श्योर? तो उसमें एक पॉइंट गलत था वो आपने सही कर लिया। तो नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज ऑफिशियली ओवर, क्लोज। ओके सर, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड डेप्रीसिएशन। बाय बाय।